नमस्कार, स्वागत है आपका टीम एजुकेशन इंडिया परिवार के इस इकोनॉमी की कक्षा में। तो कैसे आप लोग? आशा है कि बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। सभी लोग आ जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जी। प्रियंका गुप्ता जी गुड इवनिंग, रीता पांडे, श्वेता बंसल जी, पुनीत प्रजापति जी, अल्पना पांडे, विपिन कुमार सिंह, नाहिद, आरपी चौहान, दीप्ति सिंह, अमरकांत गोला जी गुड इवनिंग, पुनीत प्रजापति जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग आ जाइए। हाँ जी सभी लोग आ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है आपकी, एकदम बिल्कुल मजे में है आप लोग? आ जाइए सभी लोग, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग आ जाइए। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं? पुनीत प्रजापति जी, विपिन जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आ जाइए। तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे सारी बातों को मुद्रास्फीति के प्रभाव में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था, उसी को एक्सप्लेन वाली सारी चीजों को हम देख रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। यानी टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? टॉपिक हमारा चल रहा था इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सप्लानेशन ये टॉपिक हमारा चल रहा था। बहुत सारी बातों को इसमें हम लोगों ने देखा था, समझा था। आगे भी बहुत सारी कुछ चीजें बची हुई थी, उसको हमें समझना था और हमने कहा था कि इस पे अभी और हम लोग बातें करेंगे। तो आगे जब हम बात करें तो यहाँ पे जैसे वस्तुओं की गुणवत्ता, लास्ट में हमने देखा था कि मुद्रास्फीति की वजह से बाजार में क्या होती है? जमाखोरी बढ़ जाती है। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए मुद्रास्फीति में सामानों को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से उसमें सप्लाई में कमी कर देते हैं, गोदाम में रख के धीरे धीरे मार्केट में निकालते हैं। यानी बाजार में मांग अपने चरम पे होती है, मांग अपने चरम पे होती है, मांग बढ़ते जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे सप्लाई करते, यानी मांग और पूर्ति को बराबर नहीं होने देते। हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में संतुलन का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था में संतुलन का मतलब कि जितनी मांग हो रही है उतनी पूर्ति कर दी जाए। लेकिन यहां पर व्यापारी क्या करते हैं कि जब बाजार में तेजी से मांग है तो पूर्ति तेजी से नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और जमाखोरी को बढ़ावा देते हैं और उसको क्या करते हैं? इस तरीके से कृत्रिम तरीके से सप्लाई में कमी करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको लास्ट में हमने ये बताया था कि मुद्रास्फीति जो है जमाखोरी तो बढ़ाता ही है और इसकी वजह से वस्तुओं की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। जलेबी वाला हमने एग्जांपल दिया था आपको, जलेबी वाला एग्जांपल दिया था कि फेमस दुकान है, अचानक उस पर भीड़ आ जाती है, बहुत सारी भीड़ आती है, तो वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, ज्यादा से ज्यादा बेचने के चक्कर में, लाभ कमाने के चक्कर में वो गुणवत्ता से समझौता कर लेता है। तो मुद्रास्फीति में वस्तुओं की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। एक और यहां पे आप लिखेंगे कि मुद्रास्फीति की स्थिति में विक्रेताओं के बाजार में क्या होता है? विक्रेताओं के बाजार में विस्तार होता है। विक्रेताओं के बाजार में विस्तार होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, एक एक लाइन की चीज है, सब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी ठीक है दीपशिखा जी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप बाद में क्लास अटेंड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने बताया कि मुद्रास्फीति के प्रभाव में यहां पे विक्रेताओं के बाजार में विस्तार हो जाता है। ये विक्रेताओं का बाजार जो है एक्सपैंड कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपैंड कर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिएगा, अधिक मात्रा में, इसका मतलब क्या हुआ? अधिक मात्रा में विक्रेता आ जाते हैं। जिस तरीके से लिख रहे हैं उसी तरीके से आप लोग भी लिख लीजिएगा, इतना समझना आसान हो जाएगा। तो जब देखते हैं मुद्रास्फीति में, हमने आपको बताया विक्रेताओं को लाभ होता है, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, साहसी वर्ग को लाभ होता है, निवेशक को लाभ होता है। तो जब देखते हैं विक्रेता, ये देखते हैं कि मुद्रास्फीति में बड़ी मात्रा में लाभ होता है, तो सबको इस भीड़ में आना चाहता है। ठीक है ना? जब मान लीजिए कि एक जलेबी का दुकान खुल जाए और एक जलेबी का दुकान खुल गया, तो बाकी लोग ये देख रहे हैं कि बड़ी उसकी जलेबी की मांग है, जलेबी की उसकी मांग ज्यादा है, बड़ी बिक रही है जलेबी। तो कुछ दिन तक के वहां के आसपास लोग वॉच करते हैं, फिर उसके बाद
वो भी क्या करता है, किसी कारीगर को पकड़ते हैं और वहां पे आसपास 3 4 5 10 जलेबी की दुकान हो जाती है। तो जब लाभ की संभावना बढ़ती है बाजार में, जब बाजार में लाभ की संभावना बढ़ती है तो विक्रेताओं की संख्या भी बढ़ जाती है। सब कोई लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिखिएगा कि लाभ की संभावना बढ़ने के कारण, लाभ की संभावना बढ़ने के कारण बाजार में विक्रेताओं की संख्या भी बढ़ जाती है। बाजार में विक्रेताओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि विक्रेताओं के बाजार में क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। विक्रेताओं के बाजार में विस्तार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, जलेबी और टी वाला एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां पे गला फंसा थोड़ा सा, आगे यहां पर देखिएगा। अब देखिएगा, अब एक चीज और, अब मुद्रास्फीति के प्रभाव में एक और इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होगा कि निर्यात में क्या होता है, निर्यात में कमी हो जाता है और आयात में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि हो जाता है। अब देखिएगा, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि हमारी घरेलू वस्तुएं होती है, जो हमारे देश के अंदर जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसकी कीमत बढ़ गई। सामान्य सा मतलब होता है मुद्रास्फीति का कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना। तो एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइए कि अगर हमारे देश में उत्पादित वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ जाएगी और उसी का सब्स्टिट्यूट हमारे देश में विदेशी वस्तुएं हैं और वो सस्ती है, तो आप कौन सा खरीदेंगे? सीधी सी बात है, आप इतने तो बड़े देशभक्त नहीं हैं कि बगल में एक चाइना का सामान हो सस्ता है और हमारा भारत का सामान हो महंगा है। तो इतने तो बड़े देशभक्त नहीं है कि आप महंगी चीजों को खरीदेंगे। उपभोक्ता हमेशा रेशनल होता है, यानी बुद्धिमान होता है। तो उपभोक्ता हमेशा बुद्धिमान होता है और वो अपनी संतुष्टि को बढ़ाना चाहता है। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा, सस्ती जो चीजें हैं वही खरीदेगा। और वो पुराना समय गया, पुराना ये कहावत था कि चाइनीज माल जो है वो काफी चलता नहीं है, टिकता नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चाइनीज सामान भी अब टिकता है, एक अच्छी कीमत पे आपको अच्छी गुणवत्ता के साथ वो सारी चीजें आपको दे रहा है, इसलिए लोग उसको खरीद रहे हैं। आप देखते हैं कि बाजार में उसकी कितनी मोबाइल्स बिकती, तो काफी सस्ते दाम पर आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है, फीचर्स दे रहा है, तो बिकेगा ही। तो इसीलिए मुद्रास्फीति की वजह से क्या होता है कि हम विदेशी वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं। तो मुद्रास्फीति की वजह से हम विदेशी वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे आयात में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि इस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से कि घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण, घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण उपभोक्ता विदेशी वस्तुओं को खरीदने लगता है, विदेशी वस्तुओं को खरीदने लगता है। इसीलिए आयात में वृद्धि हो जाती है। चलिए, इतनी सारी बातों को आप लिख ली। अब आइए, अब ये तो हो गया। अब दूसरा, निर्यात में कमी हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि निर्यात में कमी क्यों होती है? भाई, आपका सामान महंगा आप बेचिएगा तो मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम स्पष्ट रूप से आप जानते हैं। मांग का नियम ये कहता है कि कीमतें बढ़ती है तो मांग गिर जाती है।
तो जब कीमतें बढ़ेगी तो मांग तो गिरेगी ही। तो जब आपकी घरेलू वस्तुएं महंगी है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी मांग जो है वस्तुओं की वो कम हो जाएगी, तो निर्यात में कमी हो जाएगी। तो कीमतों में वृद्धि की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो मांग है आपकी वस्तुओं की कम हो जाती है, तो निर्यात में कमी हो जाती है। तो बस इतना याद रखना है कि मुद्रास्फीति कारण आयात में वृद्धि होती है जबकि निर्यात में कमी। तो यहां पर लिखिएगा कि घरेलू वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग में कमी हो जाती है। अर्थात निर्यात में कमी हो जाती है। ठीक है, ये दो चीजें यहां पे आप लिख लीजिए। सामान्य सी बात है, एकदम स्पष्ट हो गया। ठीक है, आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी। हाँ जी, आगे बढ़ें। जैसे ही हो जाए एक बार आप लोग डन कर दीजिएगा, आगे हम तुरंत बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिएगा, अब यहां पर लिखिएगा। हाँ, अब यहां पे एक पॉइंट हम लिखते हैं। एक पॉइंट आपको लिखवाया भी है कि मुद्रास्फीति के कारण देश की पूंजी का मतलब देश का मनी, इस तरीके से समझे। देश की पूंजी का मतलब देश का मनी। तो मुद्रास्फीति कारण देश की पूंजी जो है विदेशों में प्रवाहित होने लगती है। तो मुद्रास्फीति कारण देश की पूंजी विदेशों में प्रवाहित होने लगती है। इसका कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति कारण आपने अभी देखा कि निर्यात में कमी होती है जबकि आयात में क्या होता है? वृद्धि। तो यहां पे आयात में वृद्धि होने का मतलब कि आपके खर्च जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की वजह से आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख रहे हैं कि निर्यात में कमी हो जा रही है, आयात में वृद्धि। यानी हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। आयात में वृद्धि का मतलब क्या है कि हम विदेशों से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा सामान विदेशों में कम बिक रहा है, तो हमारे देश का पूंजी जो है बाहर जा रहा है। एकदम सामान्य सी बात है कि किसी भी देश का जब निर्यात कम होता है, आयात बढ़ता है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा या हमारे देश की पूंजी वो विदेश में जा रहा है। ठीक है ना? तो ये आप स्पष्ट रूप से ये कारण लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे आप यहां पर लिख सकते हैं कि जिस देश में निर्यात कम हो, ऐसा लिखेंगे। जिस देश का निर्यात कम हो तथा आयात ज्यादा हो, तो इसका अभिप्राय यह है कि देश की पूंजी विदेशों में प्रवाहित हो रही है। देश की पूंजी विदेशों में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चलिए सारी बातें यहां पे लिख लेंगे। हो गया? आगे आते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पे बातों को समझिएगा।
आगे इतना लिख लेने के बाद, इतना लिख लेने के बाद आगे यहां पे बातों को हम समझेंगे। अब यहां पर देखिएगा, अब देखिए ये भुगतान शेष, भुगतान शेष का मतलब क्या होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष की यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो भुगतान शेष, भुगतान शेष की यहां पे हम बात करें तो स्पष्ट रूप से इसको निर्यात माइनस आयात के रूप में आप समझिए। भुगतान शेष का मतलब निर्यात माइनस आयात। इंटरनेशनल ट्रेड में इसको बड़े विस्तार से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका लेवल यहाँ पे हम लोग पीसीएस पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट, चूंकि ये मुद्रास्फीति में थोड़ा सा यहाँ पे उसका पहलू आ गया है, तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़े विस्तार से हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जब टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सामान्य सी जानकारी जो कि आप समझ जाए आसानी से, यहाँ पे वही चीज आपको बता रहे हैं। तो भुगतान शेष का यहाँ पे मतलब आप क्या निकालिएगा, निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात, ठीक। और भुगतान शेष का ही एक अलग से, भुगतान शेष में इसमें वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं, भुगतान शेष में वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, यानी निर्यात और आयात। तो भुगतान शेष में वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान शेष का एक हिस्सा, भुगतान शेष का ही एक हिस्सा होता है व्यापार शेष, व्यापार शेष, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट में बीओपी, ठीक है। और इसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा नहीं बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, लेकिन इससे कम, ठीक है। जैसे हम इसको मान ले 100%, तो हम इसको मान लेंगे व्यापार शेष को क्या मान लेंगे, 80% मान लेंगे या 70% मान लेंगे। तो व्यापार शेष में केवल वस्तुओं का निर्यात आयात शामिल होता है, केवल वस्तुओं का निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यहां पर देखिए किया जाता है, समझ में आ गया। तो अब यहां पे स्पष्ट रूप से है कि भुगतान शेष का मतलब, भुगतान शेष का यहां पे मतलब क्या है, वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। जबकि व्यापार शेष की हम यहां पे बात करें तो यहां पर केवल वस्तुओं को निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है। अब हम जानते हैं, स्पष्ट रूप से हमने देखा भी है, स्पष्ट रूप से अभी हमने कुछ देर पहले ही समझा कि मुद्रास्फीति के कारण निर्यात जो है, निर्यात में कमी हो जाती है, जबकि आयात में यहां पर क्या हो जाता है, आयात में वृद्धि हो जाती है, आयात में वृद्धि। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मुद्रास्फीति के कारण निर्यात में कमी हो जाती है, जबकि आयात में वृद्धि। तो जब यहां पे निर्यात माइनस आयात जब निकालेंगे, ये निर्यात माइनस आयात निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक में आएगा। ऋणात्मक यानी क्या होगा, घाटा। तो जब निर्यात और आयात ऋणात्मक में आता है तो इसे हम घाटे की स्थिति कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति के कारण निर्यात में कमी होता है, आयात में वृद्धि होता है, तो इसकी वजह से भुगतान शेष जो है, इसकी वजह से भुगतान शेष क्या हो जाता है, घाटे में चला जाता है, या ये असंतुलन की स्थिति हो जाती है। उसी तरीके से व्यापार शेष भी क्या हो जाता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीदेंगे, बेचेंगे कम, तो ये क्या हो जाएगा, व्यापार शेष भी घाटे की स्थिति में आ जाता है, यानी असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। क्लियर, सारी बात एकदम क्लियर, समझ गए, बताएंगे, समझ गए। भुगतान शेष से यहां पे भुगतान शेष का मतलब निर्यात माइनस आयात, और आप देखें कि निर्यात में कमी हो जाती है, आयात में वृद्धि, तो इसलिए भुगतान शेष घाटे में आ जाता है, असंतुलन में आ जाता है। इसी तरीके से व्यापार शेष यानी वस्तुओं का जब निर्यात कम आयात ज्यादा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, घाटे यानी असंतुलन की स्थिति में आ जाता है, घाटे यानी असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। क्लियर,
बताएंगे। हो गया? आइए, अब यहां पर इतनी सारी चीजों को हमने देख लिया। अब देखिएगा, अब यहां पे एक इसी का हिस्सा यानी बीओपी का ही हिस्सा, केवल इतना याद रखिए, बीओपी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। पूंजी खाते में हम प्लस की स्थिति में हैं, लेकिन चालू खाते में हम क्या है, माइनस की स्थिति में। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा डिटेल्स हमने क्या कहा, पूरी डिटेल्स हम इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां पे इतना समझ लीजिए कि भुगतान शेष के दो खाते होते हैं। भुगतान जैसे लेन देन होता है तो अकाउंट होता है ना, लेन देन होता है तो हिसाब उसका रखा जाता है, कितना हमने पाया, कितना हमने दिया, क्रेडिट डेबिट, हमने कितना दिया, हमने कितना पाया, हमने दूसरे से कितना लिया, हमने दूसरे को कितना दिया, ये सब हिसाब किताब किया जाता है, लेन देन किया जाता है। तो इसी तरीके से तो वही चीज यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि बीओपी जो है, ये बीओपी क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय, एक देश का अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेन देन को ये प्रस्तुत करता है। बीओपी क्या है, एक देश का पूरे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से, अंतरराष्ट्रीय जो जितने सारे देश है उनसे लेन देन को प्रदर्शित करता है बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम कितना वहां से सामानों को खरीदते हैं, हम कितना उनको सामानों को बेचते हैं। तो यहां पे भुगतान शेष जो है, इसके दो खाते हैं, एक चालू खाता, एक है पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता। तो पूंजी खाता में हम प्लस में, पूंजी खाता में प्लस में है, यानी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं चालू खाता का, यहां पे चालू खाता का हम बात करते हैं तो यहां पे हम क्या है, घाटे की स्थिति में, यहां पे हम घाटे की स्थिति में हैं। समझ गए सारी बातों को? सारी बातों को यहां पे हम समझ गए। हो गया? चलिए, इतनी सारी को यहां पे हम देख लिए। तो ये पूरा का पूरा आपका यहां पे जो है ये कंप्लीट हो गया। जो हम लोगों ने यहां पे देखा था, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो हमने देखा था। हाँ, एक चीज और यहां पे शायद छूट रहा है। अब यहां पे एक चीज और, जैसे मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण रोजगार में, मुद्रास्फीति कारण रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये वृद्धि होता है। लेकिन एक कंडीशन, यहां पे एक शर्त हमने लगा दिया था, आपको लिखवाया भी था, अल्पकाल में, अल्पकाल में। और इसको किससे जोड़ के देखा जाता है, जो हमने आपको फिलिप्स वक्र पढ़ाया था उसी से जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, उत्पादक वर्ग को क्या होता है, लाभ होता है। तो उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, तो उत्पादक के वर्ग को लाभ हो रहा है, तो उत्पादक क्या होता है, उत्पादक प्रोत्साहित होता है, उत्पादक के प्रोत्साहित होता है, उत्पादक प्रोत्साहित होता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होती है। और उत्पादन में इससे वृद्धि होगी तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा। ठीक, लेकिन ये जो फायदा है ना, ये फायदा, ये जो है फायदा अर्थव्यवस्था को, ये केवल अल्पकाल में ही संभव है, दीर्घकाल में ऐसा नहीं होता है। और हमने आपको पहले ही आपको बताया था। तो याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति कारण रोजगार में क्या होता है, तो रोजगार में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पे शर्त लगा है, केवल अल्पकाल में। वो इसलिए वृद्धि होती है कि उत्पादक वर्ग को फायदा होता है, तो उत्पादक वर्ग बड़ा खुश होता है, प्रोत्साहित होता है, और वह उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे रोजगार बढ़ता है। लेकिन दीर्घकाल में मुद्रास्फीति के बढ़ने की वजह से क्या होता है, लोगों के खर्च बढ़ेंगे, और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगा। तो
इसकी वजह से क्या होगा कि मांग में कमी हो जाएगी, मांग में कमी हो जाएगा, लोगों के पास धीरे धीरे पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब धीरे धीरे पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा तो मांग कम होने लगेगा। यानी ऐसा दीर्घ काल तक संभव नहीं है कि मुद्रास्फीति में लोगों को रोजगार मिले, ये केवल अल्पकाल तक, कुछ समय तक ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो यहां पे इस चीज को मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ चलिए, रुपीज में गिरावट वाला बता दीजिए। ठीक है, आइए, हाँ जी आइए उसको भी देख ले, उसको भी हम देख ले, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा, अब यहां पे हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, रुपए के मूल्य में गिरावट आती है, रुपए के मूल्य में गिरावट आती है। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन इन रुपीज, डेप्रिसिएशन इन रुपीज। ठीक है, तो इस चीज को यहां पे समझे थोड़ा कि मुद्रास्फीति कारण रुपए के मूल्य में गिरावट होती है कैसे, इस पॉइंट को हम देखें। ठीक, तो अभी हमने देखा कि मुद्रास्फीति कारण आयात में क्या होता है, आयात में वृद्धि होती है, हमने देखा ना। तो मुद्रास्फीति कारण आयात में वृद्धि होती है, जबकि निर्यात में क्या होता है, निर्यात में कमी। ये तो समझ गए आप, ये तो स्पष्ट रूप से आपने समझ दिया कि मुद्रास्फीति कारण क्या होता है। मुद्रास्फीति कारण आयात में क्या होता है, वृद्धि होता है, जबकि निर्यात में कमी। अब आयात में वृद्धि होती है तो इससे क्या होती है, डॉलर की मांग ज्यादा होगा, डॉलर की मांग ज्यादा होगा। तो डॉलर की मांग यानी विदेशी मुद्रा। ठीक है, तो डॉलर की मांग यानी क्या है, विदेशी मुद्रा। तो डॉलर की मांग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू में क्या होगा, इसकी वैल्यू में वृद्धि होगा। तो डॉलर की मांग ज्यादा होगी तो रुपए के मूल्य में क्या होगा, रुपए के मूल्य में क्या होगा, गिरावट। एक बढ़ेगा तो दूसरा जरूर गिरेगा, क्योंकि यहां पे $1 बराबर, यहां पर हम यहां पे रुपीज की बात कर रहे हैं, यहां पे रुपीज की बात कर रहे हैं। और जब निर्यात में कमी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, निर्यात में कमी यानी रुपए के मांग में क्या होगी, रुपए के मांग में गिरावट। और जिस चीज के मांग में गिरावट होगी उसकी वैल्यू में क्या होगी, उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी, यानी रुपए की मांग में गिरावट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रुपए के मूल्य में कमी। ठीक, दोनों ये कारण बता रहा है कि रुपये में क्या हो रहा है, रुपये में गिरावट हो रहा है। आइए एक बार और समझिए, इन सारी बातों को एक बार अच्छे तरीके से और समझिएगा। ठीक है, हम यहां पे हमने टॉपिक क्या लिया, हमने यहां पे टॉपिक लिया कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, रुपए के मूल्य में गिरावट आती है, रुपए के मूल्य में गिरावट आती है। ठीक, कैसे, इस चीज को हमें समझना है, कैसे, हाउ। ठीक है, इस चीज को हमें समझना। तो आप अभी आपने देखा कि मुद्रास्फीति कारण क्या होता है, आयात में वृद्धि होता है। मुद्रास्फीति कारण आयात में वृद्धि होगा तो भाई बाहरी चीजों को खरीदने के लिए, बाहरी चीजों को खरीदना है, विदेशी वस्तुओं को खरीदना है, तो आप रुपए से खरीदारी नहीं कर सकते, रुपए से आप खरीदारी नहीं कर सकते। रुपए से पहले आप डॉलर को खरीदिए। खरीदारी कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि बाहरी वस्तु, विदेशी वस्तु को खरीदना है तो हम ले जाके अपना, ये केवल गांधी जी हमारे हैं, वो केवल ये भारत में चलता है। अमेरिका में अब्राहम लिंकन चलते हैं। ठीक है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वहां अब्राहम लिंकन चलते हैं, यहां पे रुपया चलता है, यहां पे गांधी जी चलते हैं। तो अगर अमेरिका की वस्तु को आपको खरीदना है, अमेरिका की वस्तु को खरीदना है आपको, तो गांधी बाबा से नहीं खरीदेंगे, गांधी बाबा से पहले लिंकन जी को खरीदिए, पहले गांधी बाबा से लिंकन जी को खरीदिए और फिर सामान को खरीदिए, ये प्रोसेस होता है। ठीक, तो यहां पे आयात में वृद्धि है। आयात में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो आयात में वृद्धि का मतलब यह हुआ कि हम विदेशी वस्तुओं को ज्यादा खरीदें, और विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए, तो रुपए से हम पहले डॉलर को खरीदेंगे। यानी जब आयात आपका बढ़ता है ना, तो जब आयात में वृद्धि होती है तो डॉलर की मांग ज्यादा हो जाती है।
आयात बढ़ेगा तो डॉलर की मांग ज्यादा। और ये सिंपल सी एक लॉजिक है, अभी तक आप एकदम समझ गए होंगे। ये सिंपल सी लॉजिक है कि जिस चीज की मांग ज्यादा होती है उसकी वैल्यू या कीमत बढ़ती है। यहां पर मुद्रा से मुद्रा को खरीदा जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मुद्रा से मुद्रा को खरीदा जा रहा है। तो यहां पे जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो इसकी कीमत तो बढ़ेगी। तो डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर क्या होगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर जो है डॉलर महंगा होगा। ठीक, जाहिर सी बात है, डॉलर की मांग ज्यादा होगी तो डॉलर महंगा होगा, और डॉलर महंगा होगा तो डॉलर को खरीदने के लिए आपको रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, आपको रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। यानी जैसे हमने लिखा यहां पे कि $1 बराबर यहां पे 70 रुपये, $1 बराबर यहां पे 70 रुपये है। और जब डॉलर की मांग ज्यादा हो जाएगी तो आप ये क्या हो जाएगा, ये 70 से $1 बराबर ये 70 से क्या हो जाएगा 80 रुपये। यानी जहां पे पहले आप 70 रुपये में $1 खरीद लेते थे, जहां पहले आप 70 रुपये में $1 खरीद लेते थे, अब $1 खरीदने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 80 रुपये। तो डॉलर महंगा होगा, डॉलर की मांग ज्यादा होगी तो डॉलर महंगा होगा, यानी 70 की बजाय आपको 80 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रुपए के मूल्य में गिरावट आ गई, रुपए के मूल्य में गिरावट आ गई। कैसे गिरावट आ गई, तो सीधी सी बात है भाई कि पहले 70 रुपया में आप $1 खरीद लेते थे, लेकिन अब आपको $1 खरीदने के लिए 80 रुपया देना पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयात में वृद्धि यानी मुद्रास्फीति के कारण रुपए के मूल्य में गिरावट आती है। इसका लॉजिक ये हुआ कि आयात बढ़ेगा तो डॉलर की मांग ज्यादा होगी, डॉलर की मांग ज्यादा होगी तो डॉलर महंगा होगा, और डॉलर महंगा होगा तो रुपए का मूल्य गिरेगा। समझ गए बात को स्पष्ट रूप से, क्लियर, बताएं बातों को समझ गए। ठीक, यहां पे आप अलग, ठीक इसी यहां भी आप समझ सकते हैं, यहां पर भी इस पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं। अब देखिएगा, मुद्रास्फीति की वजह से निर्यात में कमी हो रही है, मुद्रास्फीति की वजह से निर्यात में कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रास्फीति कारण निर्यात में कमी हो रही है, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तुएं नहीं बिक रही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तुएं नहीं बिक रही है। तो जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तुएं नहीं बिक रही है तो आपके रुपये का मांग ही नहीं होगा। हमारे देश से कोई अगर सामान खरीद रहा है तो हमारे देश से यदि कोई सामान खरीद रहा है तो वो डॉलर से हमारी मुद्रा को खरीदेगा। पहले भाई हमसे, हमारे देश के लोगों से खरीदेगा सामान, तो पहले डॉलर से वो क्या करेगा, रुपया को खरीदेगा। तो रुपया को कब खरीदेगा, जब हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तो यहां पे निर्यात हमारा हो नहीं रहा है, ज्यादा निर्यात में कमी हो गई है क्योंकि कीमत बढ़ी हुई है। तो इससे क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए के मांग में क्या होगा, रुपए के मांग में गिरावट होगी, और रुपए के मांग में गिरावट आएगी। क्यों, क्योंकि रुपए के मूल्य में कमी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। निर्यात में कमी का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की मांग में कमी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होगा, रुपए की निर्यात में कमी से क्या होगा, रुपए की मांग में कमी, और जब रुपए के मांग में कमी आएगी तो रुपए के मूल्य में गिरावट तो आनी ही आनी। समझ गए सारे लोग, सारे लोग यहां पे समझ गए, बताएंगे तेजी से यहां पे बताएंगे। और कोई चीज यहां पे, और यहां पे कोई चीज ना समझ में आए हो, हो गया, आगे बढ़े जी, चलिए ठीक है, क्लियर। तो ये जो जितना भी हम देख रहे थे यहां पे, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे आपको बता दिया, सारी की सारी चीजें यहां पे आपको बताया, हो गया। अब आइएगा, अब यहां पे मुद्रास्फीति की मापन को देखा जाए, यहां पे मुद्रास्फीति के मापन को यहां पे देखें तो हेडिंग यहां पे दे दीजिएगा, मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति का मापन, ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मापन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मापन, ठीक है।
ध्यान से समझिएगा, सारी बातों को यहां पे ध्यान से समझिए। अब देखिएगा, मुद्रास्फीति का मापन दो तरीके से किया जाता है। इसका मापन दो तरीके से किया जाता है। एक जो है WPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा, यानी थोक कीमत सूचकांक के द्वारा, और ये जो है ये थोक कीमत सूचकांक, ये थोक कीमतों पर आधारित होती है। पहले यहां पे आए। दूसरा क्या है? CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक के द्वारा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के द्वारा। ठीक, तो मुद्रास्फीति का मापन याद रखिएगा कि दो तरीके से किया जाता है, एक थोक कीमत सूचकांक के द्वारा और एक उपभोक्ता कीमत सूचकांक के द्वारा। और इस भारत में सबसे प्रचलित माप यही है। भारत में सबसे प्रचलित माप ये है। भारत में सबसे प्रचलित माप ये है, लेकिन व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए तो सबसे व्यवहारिक ये। क्लियर? अब इन दोनों के बारे में, यानी इतना जरूर आपको याद रखना है कि भारत में मुद्रास्फीति का मापन WPI द्वारा भी किया जाता है और CPI के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे WPI के बारे में देखिए, CPI के बारे में देखिए, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको यहाँ पे हम देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा WPI, थोक कीमत सूचकांक। तो यहां पर याद रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है, यहां पे नाम से ही स्पष्ट है कि WPI जो है यह थोक कीमतों पर आधारित होता है। यह थोक कीमतों पर आधारित होता है। ठीक, और इससे उत्पादक वर्ग प्रभावित होते हैं, यानी थोक विक्रेता प्रभावित होते हैं। क्लियर? इससे उत्पादक वर्ग प्रभावित होता है, अर्थात थोक विक्रेता। सामान्य आम आदमी का इससे लेना देना नहीं होता है। तो यह थोक कीमतों पर आधारित होते हैं, इससे उत्पादक वर्ग प्रभावित होता है। आगे यहां पे हम देखेंगे, इसमें केवल इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है। सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में WPI का आधार वर्ष ये क्या है? 2011-12 है। वर्तमान में WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। हाँ जी, WPI में सबसे ज्यादा भारांश विनिर्मित उत्पाद का है। विनिर्मित उत्पाद यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, WPI में सबसे ज्यादा
WPI में सबसे ज्यादा भारांश क्या है? विनिर्मात उत्पाद यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आपको याद रखनी है कि WPI जो है थोक कीमत या थोक कीमतों पर आधारित होता है और इससे उत्पादक वर्ग प्रभावित होता है, उपभोक्ता का इसका संबंध ज्यादा नहीं होता। इससे जो संबंध होता है ये थोक विक्रेता का होता है, ये थोक विक्रेता का इससे जुड़ा हुआ पहलू होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत केवल WPI के अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ये इसका एक दोष भी है, ये इस मेथड का क्या है? एक दोष भी है, एक फॉल्ट भी है कि इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, सेवाओं को शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में 697 वस्तुओं को शामिल किया गया। वर्तमान में इसके अंतर्गत 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है और जब इसका आकलन किया जाता है, WPI का जब आकलन किया जाता है, तो WPI का जब आकलन किया जाता है या CPI का आकलन किया जाता है तो उसमें एक आधार वर्ष माना जाता है, एक पुराने वर्ष को जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, एक आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम वर्तमान में WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है, 2011-12। और WPI में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को महत्व दिया गया है, भारांश जिसका वेटेज ज्यादा है, तो WPI में सबसे ज्यादा जो भारांश है ये किसका है? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का है, यानी विनिर्मित उत्पाद का है, विनिर्मित उत्पाद का। हाँ जी, आधार वर्ष पुराना ही होता है, आधार वर्ष पुराना ही होता है, नया नहीं होता है। पुराना एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना होता है। जी, भास्कर शुक्ला जी ने महत्व दिया गया है, अपनाया तो पहले से ही गया था CPI को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है 2014 से। चलिए, हो गया। आइए, इतनी सारी, हाँ जी, अब आइएगा यहां पे CPI को देखें। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। समझिएगा बात को। अब यहां पर देखिएगा, CPI जो है ये नाम से ही है उपभोक्ता, ये देख रहे हैं ना, यहां पे नाम ही है उपभोक्ता, यानी यह उपभोक्ता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यह उपभोक्ता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, यह उपभोक्ता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्लियर? ठीक है, आगे यह खुदरा मूल्यों पर रिटेल प्राइस, जिसे आप कहते हैं रिटेल प्राइस, बाजार में आप खरीदते हैं ना, तो बाजार में जब आप जाके खरीदते हैं तो आप खुदरा मूल्य पे खरीदते हैं। एक आम व्यक्ति बाजार में जाके क्या करता है? 1, 2, 3, 4 चीजें खरीदता है, तो हम थोक कीमतों से प्रभावित नहीं होता है। एक आम आदमी खुदरा कीमतों से प्रभावित होता है, थोक कीमतों से नहीं प्रभावित होता है। तो यहां पे वही बातें हमने लिखी कि यह उपभोक्ता को सबसे ज्यादा यह प्रभावित करता है और यह खुदरा मूल्यों पर आधारित होता है, यह खुदरा मूल्यों पे आधारित होता है। ठीक है, एक चीज और जो महत्वपूर्ण बात है, एक चीज कि भारत में जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता का वो दिया है, एक तरीके से बोनस दिया है, 5% महंगाई भत्ता। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट में भी कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को बहुत ज्यादा
मतलब सुरक्षा देती है, उनको सम्मान देती है, तो टीए डीए बढ़ाया जाता है। टीए टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। एक जगह से दूसरे जगह अगर भेजी जाती है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इलाहाबाद में काम कर रहा है, उसको दिल्ली भेजा गया, बेंगलोर भेजा गया, तो वहां के रहने खर्चे का, अब इलाहाबाद या बनारस या छोटे जगह पे रहने का खर्चा अलग होता है, लेकिन अगर उनको बेंगलोर भेजा जाए, दिल्ली भेजा जाए, मुंबई, तो वहां पर रहने का उनका खर्च बढ़ जाता है। तो जब रहने के खर्च बढ़ जाता है, तो जो कंपनसेशन सरकार के द्वारा किया जाता है, जो क्षतिपूर्ति जो सरकार द्वारा की जाती है, उसको हम टीए कहते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस उसको कहते हैं, टीए कहते हैं। ठीक है भाई, अब इलाहाबाद में 100 रुपया में काम चल जाता है, वहीं मुंबई गए 130 रुपया में काम चलेगा, तो 30 रुपया सरकार को देना चाहिए ना, क्योंकि आप ही हमको यहां से उठा के वहां भेजे हैं। तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस कहा जाता है। डीए का मतलब महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। आप तो हमको फिक्स वेतन दे रहे हो, और आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जो वास्तविक आय होती है वो गिर जाता है, रियल इनकम गिर जाता है। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, जिसकी वजह से वास्तविक आय जो है वो गिर जाती है। तो सरकार का फर्ज बनता है भाई आप महंगाई भत्ता दीजिए। तो सरकार जो है डियरनेस अलाउंस देती है, महंगाई भत्ता देती है। तो यहां पे याद रखिएगा कि सीपीआई के आधार पर ही, सीपीआई के आधार पर ही कर्मचारियों के, सीपीआई के आधार पर ही कर्मचारियों के महंगाई, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। सीपीआई के आधार पर ही, सीपीआई के आधार पर ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और यहां पे एक और आरबीआई द्वारा, हाँ ये लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत पहले ये पॉइंट, ठीक है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा, इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं, इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। क्लियर, इतना लिख लिए। आगे आगे एक पॉइंट इसमें लिखिएगा, आरबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा 2014 से, आरबीआई द्वारा 2014 से, आरबीआई द्वारा 2014 से सीपीआई को, सीपीआई को मुद्रास्फीति के मापन के लिए, सीपीआई को मुद्रास्फीति के मापन के लिए शुरुआत, आरबीआई द्वारा 2014 से सीपीआई को मुद्रास्फीति के मापन का आधार बनाया गया है। मापन का आधार बनाया गया है, मापन का आधार बनाया गया। और ये सीपीआई संयुक्त की बात करता है। इसमें एक होता है सीपीआई शहरी यानी अर्बन, एक होता है सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी और ग्रामीण, इन दोनों को जोड़ देता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये सीपीआई संयुक्त की बात होती है। तो आरबीआई ने 2014 से मुद्रास्फीति के मापन के लिए सीपीआई को आधार बनाया, लेकिन सीपीआई में किसको आधार बनाया, तो सीपीआई संयुक्त को आधार बनाया, सीपीआई संयुक्त को आधार बनाया यानी ग्रामीण। फिर से आइए एक बार रिपीट कर ले, याद कर ले, तो याद कर ले यहां पे, तो सीपीआई जो है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम से ही स्पष्ट है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो यह उपभोक्ता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सीपीआई, और यह खुदरा मूल्य पर आधारित होता है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण या औद्योगिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण सीपीआई के आधार पर किया जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, और आरबीआई द्वारा 2014 से सीपीआई को मुद्रास्फीति के मापन का आधार बनाया गया है। हो गया।
सर भारांश वेटेज, सर भारांश का मतलब इंपॉर्टेंस, हाँ उसकी भूमिका, रोल की बात करिए। हाँ जी, भारांश का मतलब उसकी रोल की बात हो रही है, रोल की बात हो रही है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। आप लोग भी खाना पीना करिए, हम भी खाना पीना खाएं, चले ठीक है। पता नहीं आप लोग खाना पीना हो गया कि अभी खाना पीना होगा, ठीक है ना। तो चला जाए, खाना पीना की अब व्यवस्था किया जाए, खाया जाए आराम से एकदम अच्छे तरीके से। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाकी कल से हम लोग अपने समय पे मिलेंगे। सारी चीजें एकदम बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई परेशान हुए आराम से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, साथ में अच्छा नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, ठीक है, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।